हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग परमाणु संरचना का सेकंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास हो चुका है पिछले दिनों, आज सेकंड क्लास है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने शुरू किया है परमाणु संरचना को। उसके बाद हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे, मेटलॉइड पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग धीरे धीरे बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। और बहुत बेसिक से मैंने इस क्लास को शुरू किया है, ठीक है। जो भी बिगिनर्स हैं वो इस क्लास को पढ़ सकते हैं और अच्छे से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। जो आपका डाउट रहता है हमेशा कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। आज वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान में बायोलॉजी में भी 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में चैप्टर्स ख़त्म कराए गए हैं। वो सारे चैप्टर्स आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें हमने कोशिका ख़त्म कर लिया है, ह्यूमन हार्ट ख़त्म कर लिया है, ब्लड ख़त्म कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है और नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन फिर से हम लोग बायोलॉजी की तरफ चलेंगे। और बायोलॉजी में जो भी चैप्टर्स बच गए हैं, रह गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम लोग केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर बचे रहेंगे वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करके दोनों मिला के हम लोग दोनों सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी में, ठीक है। चलिए, आज हमने परमाणु संरचना का आज हमारा सेकंड क्लास है। तो चलिए, पिछले दिनों मैंने क्या पढ़ाया था, जिन लोगों ने भी मेरी क्लास नहीं देखी है पहले वाली, वो जाके ज़रूर देखें। उससे आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था परमाणु संरचना। हमने पहले तो पढ़ा था कि केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी, केमिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं, केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। देन आफ्टर हमने शुरू किया था परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में मैंने बताया था कि परमाणु जो शब्द है वो जॉन डाल्टन ने दिया है। कब दिया था? 1808 ईस्वी में, ठीक है। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि जॉन डाल्टन ने अपनी संरचना, जो अपनी थ्योरी दी थी, जो अपने सिद्धांत दिए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो तत्वों की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तत्वों की, वो है परमाणु। यानी जो भी चीज़ है इस दुनिया की, कोई भी चीज़ जो है वो जो निर्जीव चीज़ें होती है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये किसने बताया? परमाणुओं से मिलकर बनी होती है किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो परमाणु है ना वो सबसे छोटी तत्व है, यानी कि इसे विभाजित नहीं किया जाता है। ये एक इंडिविजुअल तत्व है, सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आगे चल के पिछले दिनों और क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था वो सारी चीज़ें पिछले क्लास में हो चुकी हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे चल के हमें पता चला कि परमाणु जो है वो सबसे छोटी इकाई नहीं है, ठीक है। टाइम और साइंस जो दो चीज़ें हैं वो किसी के वेट नहीं करती हैं, किसी के लिए नहीं रुकती हैं, ये बदलती रहती हैं, ठीक है। प्रयोग हमेशा बदलते रहते हैं। इसीलिए आज हमें केमिस्ट्री में और या फिर साइंस में कोई भी रूल पढ़ना पड़ता है तो उसमें 1000 गलतियों के बाद एक सही रूल पढ़ना पड़ता है कि सबके जो प्रयोग हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज होते गए। लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते गए और पिछले प्रयोग जो होते हैं वो गलत साबित होते गए। जैसे जॉन डाल्टन ने भी कभी सिद्धांत दिया था कि एटॉम जो होता है, एटम होता है जो वो टूटता नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम भी टूटते हैं, ठीक है। बाद में क्या पता चला कि जो एटम है, जो परमाणु है, वो भी डिविजिबल है, वो भी विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आके हमारा क्लास रुका था। उसके बाद मैंने परमाणु के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे परमाणु जो होता है उनमें नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नाभिक जो होते हैं उन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आइए ये सारी चीज़ें हम अभी जानते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि जब परमाणु को तोड़ते हैं, अब तो हमें पता चल गया कि परमाणु को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। मैंने एक कैसे परमाणु को तोड़ते हैं इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को पिछले क्लास में। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम परमाणु को तोड़ते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि परमाणु जो है वो विभाजित हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे परमाणु को विभाजित करने पर, जब हम परमाणुओं को विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? परमाणु को जब हम विभाजित कर रहे हैं, जब तोड़ रहे हैं परमाणु को भी, तो हमें क्या मिल रहा है? तो देखिए, ये है परमाणु, इसमें नाभिक होता है, मैंने बताया है, ठीक है।
और इसके सर्कुलर पाथ में घूमता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये क्या है, एक एटम है। क्या है, एटम है। एटम यानी परमाणु। और बहुत सारे एटम मिलके क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। बहुत सारे परमाणु जब मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो कंपाउंड्स यानी यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है, ये है एटम यानी परमाणु। ठीक है, देखिए समझिए। समझिएगा, इस एटम में मैंने बताया था कि एक नाभिक होता है। ठीक है, एक नाभिक होता है यानी एक न्यूक्लियस होता है, केंद्र बिंदु होता है। इसके केंद्र में क्या पाया जाता है, इसके केंद्र में मैंने आपको लिखवाया था कि इसके केंद्र में पाया जाता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चीज़ें बता चुकी हूँ। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। कल हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। ठीक है, तो ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। ये कब मिला, जब हम परमाणुओं को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जब परमाणुओं को हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तीन चीज़ें मिलती हैं। तीन चीज़ें मिलती है। पहला मिलता है, लिखिएगा, पहला मिलता है प्रोटॉन। पहला मिला प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा क्या मिला, दूसरा मिला न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और तीसरा क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हमने परमाणुओं को तोड़ा, विभाजित किया, तो ये तीन चीज़ें हमें मिली। ये तीन चीज़ें हमें मिली। क्या क्या, प्रोटॉन मिला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन के नाभिक में क्या होता है, सॉरी एटम के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, ऐसे बाहरी कक्षाओं में घूमता है। बाहरी कक्षाओं में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को नाभिक में मत रख दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षाओं में होता है। ठीक है, बाहरी कक्षा, ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में क्यों होता है, वो हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नाभिक होता है उसमें हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है, जो बेसिक एग्जाम होते हैं उसमें दिया रहता है क्वेश्चन कि जो एटम के नाभिक में कौन से एलिमेंट नहीं होता है, कौन सा चीज़ नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक बार मैं अपने वीडियो को देख लूं। हाँ चलिए, कौन सा तत्व, कौन सा नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना ठीक है, पता चला। जब हम परमाणु को विभाजित, पहले तो हमें पता चला था कि परमाणु को हम विभाजित कर ही नहीं सकते, ये सबसे छोटा कण होता है, और कोई भी चीज़ जो होता है वो प्रोटॉन एटम से मिलकर ही बना होता है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हम एटम्स को भी तोड़ सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल मैंने दिया था, याद कीजिए आप लोग, कॉम्ब वाला। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं देखा है पिछले क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एटम को भी तोड़ सकते हैं। जब विभाजित किया हम लोगों ने एटम को, जब साइंटिस्ट ने जो थे वो प्रयोग करने वाले, उन्होंने विभाजित किया तो तीन चीज़ें मिली। कौन कौन सी, पहला तो प्रोटॉन मिला, दूसरा न्यूट्रॉन मिला और तीसरा इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोटॉन होते हैं ना, इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है, फिर से बोल रही हूँ, जो प्रोटॉन होता है उस पे क्या होता है, धन आवेश होता है। धन आवेश, इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। पहले तो प्रोटॉन, प्रोटॉन धन आवेशित होता है,
अभी पर्टिकुलर वे में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। अभी आप लोग ये चीज़ें लिख लीजिए। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, जिसको विजिबल नहीं होगा वो प्लीज़ मेरी आवाज़ सुन के लिख लेंगे। पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या है, लिखते जाएंगे आप लोग, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन वो उदासीन होते हैं, लिखेंगे उदासीन होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन, उदासीन होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होते हैं। बाहरी कक्षाओं में होता है और इस पर ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश, यानी निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। यानी अब आप लोग बता देंगे कि जब परमाणु को हम तोड़ते हैं तो हमें तीन चीजें प्राप्त होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ये उदासीन होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, चार्जलेस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चले। मैं सारा मिटा रही हूँ। अब आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, ये भी वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे हम लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन कोई एलिमेंट है, क्लोरीन, सब जानते हैं क्लोरीन के बारे में। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, 17 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 35। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है? 35। ठीक है, देखिए ये क्या है? 17 क्या है? 17 क्या है? 17 है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ध्यान से आप लोग देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, यानी जो एलिमेंट हमने लिया उसके नीचे जो संख्या दी हुई है, जो नीचे ये संख्या दी हुई है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी तत्व के या किसी भी एलिमेंट के नीचे होती हैं। जो संख्याएं नीचे होती हैं वो क्या होती हैं? एटॉमिक नंबर होती हैं। एटॉमिक नंबर होती है उस तत्व की संख्या होती है वो। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होती है पीरियोडिक टेबल में जो इनकी परमाणु संख्या होगी वो वही संख्या ये होती है। ठीक है, ये 35 क्या है? 35 है एटॉमिक मास, इसको कहते हैं एटॉमिक, एटॉमिक मास। एटॉमिक
मास यानी परमाणु द्रव्यमान, क्या? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखिए एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर का प्रतीक क्या होता है, किस अल्फ़ाबेट से हम इसको प्रतीक करते हैं, किस अल्फ़ाबेट से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, तो वो होता है जेड। क्या होता है? जेड होता है, जेड। यानी कि एटॉमिक नंबर ना देके आपको जेड भी दे दे तो आप सोच लीजिएगा कि वो एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। और एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं? तो एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है ए से। किससे? ए से, ठीक है। यानी कि जो एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है, लिखिएगा एटॉमिक नंबर का सिंबल, एटॉमिक नंबर का सिंबल वो क्या होता है? जेड, ठीक है। और एटॉमिक मास, ऊपर वाला एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है? ए, ठीक है। याद रहेगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार ये चीज़ें एग्जाम में पूछ चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि एटॉमिक मास को अल्फ़ाबेट के किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, या एटॉमिक के नंबर को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ए, बी, एक्स, जेड। तो आपको एटॉमिक नंबर के लिए कौन सा आंसर मारना है? जेड, ठीक है। और एटॉमिक मास के लिए ए, ठीक है, ठीक है। वैसे ही हम बात करें अगर सोडियम की, वैसे ही हम बात करें अगर सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये है सोडियम, Na को क्या बोलते हैं? सोडियम, सोडियम, ठीक है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11। कितना होता है? 11। और एटॉमिक मास कितना होता है? 23। यानी कि अब पूछा जाए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट के नीचे साइड में जो नंबर दिए होते हैं वो क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। और जो ऊपर दिया रहता है वो क्या है? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? जेड से, जेड से। ये देखिए एन है ना, उसको इस साइड से घुमा दीजिए। मुझे भी अपने 12th क्लास में ये चीज़ें नहीं याद हो रही थी तो मैंने यही टिक लगाया था कि जो नंबर होगा वो क्या है। देखिए जेड को अगर हम ऊपर तरफ मोड़ देंगे तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, एन तरह के बन जाएगा, ठीक है। और ये देखिए एटॉमिक दोनों में तो सेम है, ये एटॉमिक दोनों में तो सेम है। और यहाँ पे देखिए मास, तो यहाँ पे क्या है? ए है, तो इस ए से हम क्या करते हैं, क्या डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज आप नोट कीजिए, एक चीज और नोट कीजिएगा, मैं मिटा रही हूं कहीं से कुछ, चलिए ये मिटाओ। देखिएगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में, लिखिएगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो लिखेंगे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उस तत्व के
के उस तत्व के, लिखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्रमांक कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई एलिमेंट लिया, क्या है ये एलिमेंट? Na, सोडियम, या फिर हमने कोई एलिमेंट लिया Cl, देखिए Cl हमने क्या है एलिमेंट लिया है, तो कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, यानी कि Cl, अगर ये परमाणु है Cl, तो इसके प्रोटॉन कौन सा है? इसका जो प्रोटॉन होगा, यानी इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होगा ना, वो किसके बराबर होगा? तो इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। यानी ये प्रोटॉन जो है 35, ठीक है। तो इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होगा ना, वो किसके बराबर होगा? इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उस तत्व के परमाणु क्रमांक कहलाता है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी जो ये 17 है ना, ये 17 है, ये क्या है? Cl का प्रोटॉन है। क्या है? उस तत्व का प्रोटॉन है। प्रोटॉन है ना। यही तो कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन है, वो उस तत्व के परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी Cl का परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक संख्या क्या है? 17 है। यानी Cl में प्रोटॉन कौन सा होगा? 17 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 17 होगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम इसी को उठाते हैं, Na को उठाते हैं, ठीक है, तो हमने कहा जो मैंने लाइन लिखा है उस पर अगर हम इस पे उठाएं Na, ठीक है, विजिबल है Na। तो मैंने कहा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उस तत्व के परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, ठीक है, 11 है। और परमाणु जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कितना है? 23 है, ठीक है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या जो होता है ना, परमाणु क्रमांक जो होता है, वो प्रोटॉन ही होता है, ठीक है, प्रोटॉन ही होता है। यानी जो ये परमाणु संख्या क्या है? ये प्रोटॉन है। इस तत्व का क्या है? प्रोटॉन संख्या है, ठीक है। समझ में आया? प्रोटॉन संख्या है। समझ में आया कि जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ होता है, साफ साफ समझिए अक्षर में कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन संख्या होता है। यानी प्रोटॉन का जो संख्या होगा वो भी क्या होगा? यानी कि जो Cl है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? इसका 17 है। यानी Cl के जो प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स की संख्या भी कितनी होगी? 17 होगी। प्रोटॉन्स की संख्या भी कितनी होगी? 17 होगी। अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन, अगर हमने लिया हाइड्रोजन, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1, ठीक है। अभी हमें एटॉमिक नंबर से ही काम है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 1। और हमने कहा कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही उस एलिमेंट का क्या होगा? कि प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन संख्या होगा। यानी कि यही प्रोटॉन है और यही क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन इक्वल टू Z, ठीक है। प्रोटॉन इक्वल टू Z, यही तो चीज़ दिया हुआ है ना कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उस तत्व के परमाणु संख्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि जो प्रोटॉन होगा वही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, वही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। याद रहेगा? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए 2 पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे, एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे, एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, लिथियम तत्व में
सबसे बड़ा परमाणु है, यानी सबसे बड़ा अगर परमाणु पूछा जाएगा तो किसका है? लिथियम है। ठीक है, लिथियम तत्व में सबसे बड़ा परमाणु है। और हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन तत्व में सबसे हल्का, लिथियम तत्व में सबसे बड़ा लिखिएगा यहाँ पे, सबसे बड़ा। ठीक है, और हाइड्रोजन तत्व में सबसे छोटा और हल्का, छोटा एवं हल्का परमाणु है। याद रहेगा। बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रही हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। यानी जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा परमाणु किस एलिमेंट का है तो हाइड्रोजन का है। ठीक है, सबसे बड़ा किसका है तो लिथियम का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे प्रोटॉन निकालते हैं, कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं और कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर वो सारी चीज़ें देख लेंगे और क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकुलर मैंने अभी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के भी परिचय बढ़िया से मैंने नहीं दिया और प्रोटॉन की नहीं दी और इलेक्ट्रॉन के बारे में बढ़िया से नहीं बताया अभी। तो चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। लिखिए प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पे कैसा होता है? निगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। चलिए लिखिए पहला, ये ऋण आवेशित होता है। ये ऋणावेशित होता है, अभी बताया। ऋणावेशित या ऋण आवेशित, आवेशित होता है। ठीक है, ये बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं। बाहरी कक्षा में घूमता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए कि इसके जो खोज करता है वो कौन है? तो खोजकर्ता लिखिए, खोजकर्ता जे थॉमसन। कब की थी कोई बताएगा? खोज कब की थी? ये किया गया था 1897 में, लास्ट में, बहुत लास्ट में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, 1897 में। ठीक है, इस पे चार्ज होता है। कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। कितना निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? कितना निगेटिव चार्ज होता है? तो चार्ज लिखेंगे, आवेश, चार्ज यानी आवेश। इस पे आवेश होता है, लिखिएगा 1.6 इंटू 10 के पावर 27, 10 के पावर 27 नहीं 31। ठीक है, 10 के पावर कितना? 31 कूलम्ब। याद रहेगा, 1.6 इंटू 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर नहीं, ये तो चार्ज नहीं, ये तो मास का होता है ना। 1.6 इंटू 10 के पावर 19, हाँ 19। ठीक है, चार्ज कितना होता है?
कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आवेश कितना होता है इस पे मास होता है, जिसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो अभी मास में लिखवा देती हूँ। ये क्या है, ये है चार्ज। ठीक है, ये क्या है, चार्ज है। याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब मास कितना होता है, मास यानी द्रव्यमान, विजिबल है, एक बार देख लूं यहाँ पे विजिबल है कि नहीं। हाँ चलिए, मास कितना होता है कोई बताएगा। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्या, किलोग्राम। और ये किस में मापते हैं, कूलम्ब में। ये किस में मापते हैं, कूलम्ब में। और मास किस में, किलोग्राम में। किलोग्राम में, याद रहेगा। ये है कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में तथ्य। ये क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं, ये बाहरी कक्षा में घूमते हैं। खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। कब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, देखिए बहुत बाद में हुई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज पहले हो चुकी थी, अभी बताऊंगी मैं। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई बहुत बाद में हुई, 1897 में हुई, लगभग 1900 के आसपास। ठीक है, और चार्ज कितना होता है इस पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, मास कभी कभी डायरेक्ट चार्ज पूछ लेता है, खोजकर्ता का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मास कितना होता है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ पे एक और चीज़ जानेंगे कि जो इसका मास होता है ना 9.1 इंटू 10⁻31, देखिए कितनी छोटी संख्या है ये, इसलिए इसको क्या बोला गया है, नेग्लेजिबल माना गया है, 9 के बराबर माना गया है। यानी इसको क्या माना गया है, नेग्लेजिबल। न के बराबर। यानी इसका जो मास है ना वो काउंट होता ही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, इतनी छोटी संख्या है कि नेग्लेजिबल इसको माना गया है, 9 के बराबर इस संख्या को माना गया है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो काउंट नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन आए कि किसका मास जो होता है वो काउंट नहीं होता है, वो आप लोग आंसर करेंगे इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो काउंट नहीं होता है, काफ़ी छोटी संख्या है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं प्रोटॉन के बारे में, उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। इसके बाद एक छोटा सा चार्ट से हम लोग समझ जाएंगे चीज़ें। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं कैसे, उसके बाद एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए प्रोटॉन के बारे में बताऊं। चलिए लिखिए, प्रोटॉन लिखेंगे, प्रोटॉन P पॉजिटिव। ठीक है, लिखिए इसके खोजकर्ता कौन है, देखिए खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। कौन है, गोल्डस्टीन। कब की थी इन्होंने खोज, कब की थी, तो इन्होंने किया था 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1919। ठीक है, कब किया था इन्होंने, 1919 ईस्वी में। ठीक है, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। ठीक है, खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। कब की थी, 1919 में। इसके बाद इस पे आवेश कैसा होता है लिखेंगे, आवेश कैसा होता है इस पे आवेश होता है, आवेश लिखेंगे इस पे
ऐसे लिखेंगे, यह धन आवेशित है, यह धन आवेशित है। धन आवेशित है यानी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आप लिखेंगे जो इसका चार्ज होता है ना, जो आवेश होता है इसका, प्रोटॉन का आवेश, आवेश यानी चार्ज, वो कितना होता है, चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। और एक बात आप लोग समझ जाएंगे कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है किसी भी नाभिक में, किसी भी तत्व के नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इट मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे Na लिया था और इसका कितना था, 11 था ना, तो हमारा अभी तो इससे मतलब है, ठीक है। तो 11 ये क्या था, हमने अभी एक लाइन लिखा था कि जो किसी भी तत्व का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, वही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है, फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, इस बात को आप लोग समझिए कि जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही उस एलिमेंट के परमाणु क्रमांक होंगे। यानी कि ये क्या है, ये है प्रोटॉन की संख्या। पहला तो ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। उसके बाद ये क्या है, एटॉमिक नंबर है यानी जेड है। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है, 11 है। यानी सोडियम में अगर बात करेगा कि प्रोटॉन कितना है और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सोडियम का जो प्रोटॉन है वो कितना है, 11, ठीक है। और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो कितना है, वो भी 11 है। यानी जितनी प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या होगा, जो आवेश होगा वो अपोजिट होगा। यानी जो प्रोटॉन होगा उस पर धन आवेशित होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, ऋण आवेशित। याद रहेगा, याद रहेगा। यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। किसी भी एलिमेंट के, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी एलिमेंट का जितना ही प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। अब बाद में इस चीज़ को हम निकालना और अच्छे से एग्जाम्पल वाइज हर चीज़ को सीखेंगे, कैसे प्रोटॉन को निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, कैसे न्यूट्रॉन को निकालते हैं, कैसे एटॉमिक मास को निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम प्रोटॉन पढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये खोजकर्ता गोल्ड है, धन आवेशित है। आवेश इस पे कितना होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का था उतना ही इस पे होगा। प्रोटॉन पे भी, इलेक्ट्रॉन पे कितना था, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब था ना, तो यही होगा, ठीक है। और इसका मास कितना होगा, मास, द्रव्यमान कोई बताएगा, द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये क्या है, द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन का क्या था, द्रव्यमान नेग्लेजिबल था, 9.1 × 10⁻31 था, 10⁻31 -31, यानी कि बहुत ही छोटा नंबर था, इसलिए उसको क्या, मास को नेग्लेजिबल मान लिया गया, 9 के बराबर मान लिया गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो मास विहीन है, द्रव्यमान विहीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया गया, द्रव्यमान विहीन। और इसमें देखिए प्रोटॉन भी ठीक है, आवेश भी ठीक है और द्रव्यमान भी ठीक है। यानी कि जो आवेश जो प्रोटॉन का है वही इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि चार्ज दोनों पे क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज सेम है और प्रोटॉन का भी चार्ज सेम है। अंतर किसमें है, मास में, ठीक है। अभी मैं टेबल में बताऊंगी, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, न्यूट्रॉन के बारे में जाने कुछ। चलिए न्यूट्रॉन, लिखिए न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये उदासीन होते हैं, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। दूसरा पॉइंट है, खोजकर्ता कौन है इसके, खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। कौन है, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, याद रखेंगे आप लोग, जेम्स चैडविक। कब किया था इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज, तो इन्होंने किया था 1932 में, 1932 में। ठीक है, 1932 में। खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। ठीक है, कब किया था इन्होंने, 1932 में। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, यानी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब भी मैंने बोला कि इस पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, यानी जो आवेश होता है, आवेश, आवेश वो क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे जो इसका मास होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान था। इट मीन्स कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, मास दोनों का सेम था। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक है, अब देखिए, एक टेबल से आप लोग चीज़ों को समझिए। इतना तो हमें पता चल गया, एक छोटा सा टेबल से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। क्या है टेबल, देखिए, देखिए, ये एक टेबल है, यहाँ पे हम लिखते हैं चार्ज, यानी आवेश, आवेश। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मास, यानी द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम जो भी मेरे एलिमेंट्स है, कौन कौन से, यह है इलेक्ट्रॉन। समझने की आप लोग कोशिश कीजिए अच्छे से। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आगे भी कई सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होंगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, और तीसरा लिखेंगे, विजिबल है, एक सेकेंड, चलिए तीसरा क्या है, तीसरा लिखेंगे, इसको अगर थोड़ा ऊपर कर दें तो तीसरा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसका चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इतना चार्ज था। ठीक है, मास कितना मैंने बताया था, मास बताया था 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, क्या, केजी ग्राम। ठीक है, और ये क्या है, ये जो मैंने द्रव्यमान बताया वो क्या है, नेग्लिजिबल है। हम द्रव्यमान को काउंट नहीं करते। किसके द्रव्यमान को काउंट नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन का चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उतना ही प्रोटॉन का चार्ज था। इट मीन्स कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम्ब। ठीक है, यानी कि ये दोनों चार्ज क्या है, आपस में बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज है वो आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद मास कितना मैंने बताया था प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास मैंने बताया था 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम इतना ही बताया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी वो उदासीन होता है। इट मीन्स कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद मास कितना होता है, तो मास उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए, ये दोनों चार्ज क्या है, आपस में बराबर है। और ये दोनों चार्ज क्या है, आपस में क्या है, बराबर हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज काउंट नहीं होता है। इसके बाद जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता है, और जो इसका जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो आपस में देखिए इक्वल होता है। यानी 2-3 आप लोगों को वैल्यू याद रखना है इसमें, कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं और प्रोटॉन के चार्ज होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, और जो प्रोटॉन के मास होते हैं और न्यूट्रॉन के मास होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर हम छोटा सा एक डेटा बनाएं, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डेटा बनाएं, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, देखिएगा छोटा सा डेटा है। ये क्या है, चार्ज। ठीक है, ये क्या है, चार्ज। और ये क्या है, मास। ठीक है, मास। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, विजिबल है यहाँ पे, एक बार देखो, चलिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो काउंट होता है और मास काउंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग ध्यान से समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, देखिए ये मैंने टेबल से भी समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और टेबल से समझा रही हूँ कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका आवेश और मास दोनों काउंट होता है, तो आप लोग लिखेंगे प्रोटॉन का। ये देखिए, प्रोटॉन का चार्ज और मास दोनों काउंट होता है। प्रोटॉन का चार्ज और मास क्या होता है, दोनों काउंट होता है। विजिबल अगर ना हो तो आप लोग लिखेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस पे 0 चार्ज है। और इस पे क्या होता है, चार्ज में अगर बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का काउंट होता है, मास काउंट नहीं होता है। और प्रोटॉन का दोनों काउंट होता है, चार्ज भी और मास भी। और न्यूट्रॉन का चार्ज काउंट नहीं होता है और मास काउंट होता है। याद रहेगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसका क्वेश्चन क्या देगा कि इनमें से किसका चार्ज काउंट नहीं होता है, तो आप लोग का आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज काउंट नहीं होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसका, इन तीनों में से किसका मास काउंट नहीं होता है, तो किसका मास काउंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसका चार्ज, आवेश और द्रव्यमान दोनों काउंट होता है, तो किसका दोनों काउंट होता है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज और द्रव्यमान दोनों काउंट होता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बना, यानी फिर पूछेगा इनमें से किसका आपस में चार्ज जो होता है वो समान होता है। किसका चार्ज आपस में समान होता है, तो आप आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किनका आपस में मास बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आप लोग बना लेंगे, खुद से भी लिख लीजिएगा। चलिए, अभी एक एलिमेंट का हम बताते हैं आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, प्रोटॉन फाइंड करते हैं और कैसे न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम
पोटेशियम ले ले, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, कोई बताएगा? देखिए इसका होता है 19, यहाँ होता है 40। यानी कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट और न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्या होता है, यानी प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, ये हमें बताना है इस एलिमेंट में। यानी पोटेशियम में हमें बताना है कि पोटेशियम में प्रोटॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है और न्यूट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए ये क्या मैंने बताया था कि अगर इस पे आप ध्यान दें तो पोटेशियम का मैंने बताया था कि पोटेशियम का या फिर किसी भी तत्व का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उस एटम का क्या होता है, वही उस एलिमेंट का क्या होता है, प्रोटॉन संख्या होता है। यानी जो जेड होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी। ठीक है, जो जेड होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी। यानी हमें पता चल गया कि प्रोटॉन कितना होगा, 19 होगा। उसके बाद वाले लाइन में मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही किसकी संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, याद रहेगा। अब देखिए अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, तो लिखेंगे मास में से अगर हम जेड को, ये एटॉमिक नंबर, यानी कि न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास, लिखेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, ए माइनस जेड। ठीक है, ए माइनस जेड, तो ए कितना है 40 और जेड कितना है 19, लेस कीजिए कितना आएगा 21। यानी जो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 21। प्रोटॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, न्यूट्रॉन की संख्या 21। ठीक है, अब अगला जो दो चीज़ें आप लोग को होमवर्क दी जाती है, दो एलिमेंट मैं लिख देती हूँ, आप लोग उसका आंसर करेंगे। उसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करके कमेंट करना है। ठीक है, देखती हूँ किसका किसका आंसर सही आता है। उसके बाद कल हम लोग निकालना सीखेंगे मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद 2-3 गैसों में से कौन सी गैस भारी होती है, कौन सी गैस हल्की होती है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। चलिए पहला तो आप लोग सोडियम का ही निकालिएगा। ठीक है, दूसरा आप लोग निकालिएगा, ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क। दूसरा निकालिएगा कार्बन का 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, इसके बाद आप लोग निकालिएगा सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बारे में मुझे आप लोगों को कल बताना भी है कुछ, इसका आप लोग निकालिएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इन तीनों का आप लोग को क्या निकालना है, इन तीनों का निकालना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों का आप लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में किसका कितना प्रोटॉन आ रहा है, कितना न्यूट्रॉन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये आप लोग फाइंड करके बताएंगे अभी जैसे मैंने बताया। और बाकी इन चीज़ों पे और सारे एलिमेंट्स पे हम लोग कल एग्जांपल देखेंगे कैसे सेट करेंगे। उसके बाद एटॉमिक मास निकालना भी हम लोग कल सीखेंगे और एटॉमिक नंबर भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग कल सीखेंगे। बाकी ये आप लोग के लिए होमवर्क है, किसका कितना आंसर आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय।